साला डिजिटल उर्दू के सभी नाजरीन को सलाम मनाना। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, हम कलाम सीरीज में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिनकी कलम ने उर्दू सहाफ़त को विक़ार, जिनकी आवाज़ ने उर्दू अदब को नई सिमत और जिनकी तहक़ीक़ ने आम जैसे ज़ायक़ेदार मौज़ू को रीडिफ़ाइन कर दिया है और इसका अंदाज़ा आपको गुफ्तगू के दौरान हो ही जाएगा। मुदीर, मुतरजम, मुहक़्क़िक़ और पॉडकास्टर मेहर आलम खान वो नाम हैं जिन्हें उर्दू शायरी की नज़ाकत, आम की सखाफ़त और तल्ख़ सहाफ़त तीनों का शऊर हासिल है। 4 दहाइयों से ज़्यादा का तजुर्बा रखते हैं। सैकड़ों नशरियाती, तबादली ख़िदमात और उर्दू ज़ुबान से बेपनाह इश्क उनकी पहचान है। बात करते हैं उर्दू की मिठास और आम के ज़ायक़े के बीच और जानते हैं उन तजुर्बात के वो पहलू जो कम ही सुनने को मिलते हैं। मेहर आलम साहब, प्रोग्राम हम कलाम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी साहब कि सहाफ़त, शायरी, तिब, अदब इतने मुख्तलिफ मैदानों में तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम तवाज़ुन कैसे कायम होता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जुस्तजू ने किसी मंजिल पे ठहरने न दिया, तो हाँ। हम भटकते रहे आवारा ख्यालों की तरह। तो हुँ, मामला ये है कि हमें कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैदानों में जो भी हमारी क्यूरोसिटीज़ हैं, उनको उनकी तसल्ली हो और वो करें। एक ज़माना था कि जब मैं साइंस का तालिब इल्म होता था, ज़ूलॉजी में रिसर्च कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद में शौक़ चढ़ाया कि चलिए सहाफ़त करते हैं, तो सहाफ़त का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद में हमने एक रिसाला वहाँ से निकाला अलीगढ़ से। ये बात 1979 की है, जनवरी 1979 की, कि जब उर्दू में हिंदुस्तान से निकलने वाला पहला मुसव्वर न्यूज़ मैगज़ीन खैर व खबर के नाम से हमने जी। उसको शाया किया। तो मैं उसका बानी एडिटर होता था। तो तकरीबन 1.5 साल मैंने वो 15 रोज़ा रिसाला निकाला, और उसके बाद दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में यहाँ पे सहाफ़त करते रहे। आम से मेरा ताल्लुक़ ये है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बागवान का बेटा हूँ। तो हमारी जो ज़मीनात में आम के बागात हैं, और आम की तारीख़, आम की कल्चर और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से मेरी बचपन से दिलचस्पी रही है। सो नतीजा ये है कि आम में मेरी दिलचस्पी ख़ासी गहरी रही। तो बिल-आख़िर वो आपको मालूम होगा, आमनामा नाम का एक पॉडकास्ट हमने 10 2020 में एपिसोड्स का। 2020 में किया था, और वो 10 एपिसोड्स पे है, और अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक वो सबसे लंबा पॉडकास्ट बिल्कुल, सीरीज़ है आम के ताल्लुक से। तो बिल्कुल। ये रही बात आम की। शायरी से मुतालिक अर्ज़ ये है कि मुझे अरूज़ में एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने सुरूर साहब का, अल्लामा सुरूर साहब का एक शेर मुझे मैसेज जी, किया, और उस पे डायक्रिटिकल मार्क्स लगे हुए थे, आराब वो था। तो उस लिहाज से अगर मैं शेर को पढ़ता तो वो बेवज़न हो रहा था। तो मैंने जवाबन उनसे कहा कि भाई, ये जो है तरीक़ा सही नहीं है, आपके डायक्रिटिकल मार्क्स सही नहीं लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, ये तो मैंने एक वेबसाइट का उन्होंने नाम लिया जो उर्दू की बड़ी नामवर वेबसाइट है। मैं उसका नाम यहाँ लेना नहीं चाहता। तो जी, हमने कहा, वहाँ भी हमारे जैसे इंसान बैठे हुए हैं, और वो इंसान होने का सबूत यानी गलती करना वो देते रहते हैं। तो हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि सही ये डायक्रिटिकल्स लगाइए, और इसकी क़िराअत कीजिए, इसको रिसाइट करके मुझे भेजिए दोनों तरीके से। जी, जैसे मैंने लिखा, मैंने वो शेर जैसे उन्होंने लिखा था उस तरह क़िराअत की, तो ज़ाहिर है उसमें सख्ता आ गया मिसरे में। और जब मैंने अपने तरीके से उनको उसको रिसाइट किया, उसकी रिकॉर्डिंग करके उनको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दी। जी, और ये दोस्त मेरे थे परवेज़ आलम साहब, जो बीबीसी के एक बड़े नामवर प्रोड्यूसर रहे हैं, और जी, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म में उनका अच्छा रुतबा है। जी, लंदन से जो काम कर। जी, लंदन में, जी। जी, तो हम लोग लंदन में ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए एक टॉक कर दो इसके ऊपर। वो हुँ, एक वेबसाइट चलाते हैं cineinc.com, और नहीं, जी, जी, सिनेइंक, हुँ, CINEINK, जी, जी, cineinc.com। जी, तो मैंने उनके लिए 10 मिनट की टॉक लिखी, और उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया, मैं उनके घर पहुँच गया रिकॉर्डिंग के लिए, जहाँ उनका स्टूडियो था।
तो वो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने कर ली और फिर बात करते करते कहा कि यार बात नहीं बन रही, ऐसा करते हैं ना कि हम ज़रा सा किसी और दिन बैठते हैं और हम इसको गुफ्तगू करते हैं और इस मौजू पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम दूसरे दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं फिर पहुंच गया। अब वो गुफ्तगू हुई यानी अरूज से मुतालिक, इल्म शायरी से मुतालिक, और वो गुफ्तगू आप समझिए कि 20-22 एपिसोड उन्होंने उसमें से निकाले उस गुफ्तगू के, हम्म, और ये सीरीज बन गई इल्म शायरी के नाम से, जो जी। उनकी वेबसाइट पे यानी cineing.com पे मौजूद है। तो ये सिलसिला दिलचस्पी मेरी शायरी में और यानी इल्म शायरी में काफ़ी सालों से रही है, पिछले 20-25 सालों से। और जो मुख्तलिफ़ किताबें अरूज से मुतालिक हैं वो मैं पढ़ता रहा हूँ। और तो ये सब शायरी का मामला है। पॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से मुझे ये कहना है कि जब मैं दिल्ली आया खैर अकबर छोड़ के सन 80 में, तो सबसे पहली रोटी जो थी वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ने दी थी, जहाँ हम्म, उन्होंने हम गए थे वहाँ तर्जुमा करने के लिए। तो जो जी। साहब थे वहाँ, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप हमारे यहाँ ऑडिशन होने वाला है, तो उसके लिए आप टेस्ट दे दीजिए। और मैंने बड़ी बेदिली के साथ और अपने आप को ये नहीं महसूस किया कि ये मुझे जलील कर रहे हैं। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझता था और इन्होंने अनाउंसर बना दिया मुझे। तो खैर मैंने वो उनसे ही कलम लिया और कागज़ लिया, वो दरखास्त लिखी और हम्म, ऑडिशन के लिए जो डेट मिली थी उस पे पहुँच गए। तो हम्म, उस ऑडिशन में तकरीबन 300 लोगों ने ऑडिशन दिया और उसमें 3 अच्छा, लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें एक परवेज़ आलम थे जी। और एक मैं था और एक और साहब थे, जावेद उनका नाम था, दिल्ली के। और क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद में फिर वो इंटरव्यू था, ये सब एक प्रोसीजर होता है उनका। तो हम उर्दू सर्विस के लिए यानी अनाउंसर भी बन गए। लेकिन दूसरी सर्विसेज के लिए मैं प्रोडक्शन भी कर रहा था, मैं उनके लिए लिख रहा था। न्यूज़ सर्विस डिवीजन के लिए मैं तबसरे यहाँ अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में लिख रहा था। साइंस नामा भी लिखता था। मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हम लोग कर रहे थे। फिर नेशनल चैनल शुरू हुआ तो वहाँ पे मैं यानी पहला उनकी जो ऑन एयर लाइव प्रोग्राम करने वाला अनाउंसर था, उसमें भी काफ़ी। तो ये एक मेरा बायोग्राफिकल स्केच हो गया। माफ़ कीजिए बात लंबी हो गई, लेकिन आपने सवाल ऐसा किया था कि हम्म, उसमें 4 पहलू थे, उसका जवाब मैंने देना चाहा था। जी। इतने वसी तर तजुर्बात के साथ। लेकिन मैं साला डिजिटल उर्दू के लिए बात करते हुए इस गुफ्तगू को बहुत ही टॉपिकल रखना चाहूंगी। खुसूसन उर्दू शायरी और आम पर बात करेंगे। मैं हुँ। आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगी कि आपको कौन सा आम पसंद है, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि एक तरफ उर्दू शायरी का जमाल है और दूसरी तरफ आम का कमाल। क्या इन दोनों का मेल ही आपकी शख्सियत की तर्जुमान है? जी, मेरी शख्सियत में ये दोनों चीज़ें बड़ा डोमिनेंट एलिमेंट हैं, जी, आम भी और उर्दू शायरी भी। जी, तो मैं गालिब को याद करता हूँ और मैं उनकी उस मसनवी को याद करता हूँ, जो उन्होंने 33 अशार पर मुश्तमिल बिल्कुल। मसनवी दर सिफ़त अम्बा लिखी थी। हुँ, हुँ, और उसने कहा था, उसका एक शेर था कि मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, हुँ, आम हुँ, के आगे नेशकर क्या है? जी, नेशकर गन्ने को कहते हैं या पौंडे को। हुँ, तो या ये कि उन्होंने कहा और आगे उसमें कहा कि और दौड़ाइए क़यास कहाँ और जाने शीरी में वो मिठास कहाँ। बिल्कुल। तो जिस फल के गालिब जो यानी हमारे यहाँ के उर्दू के सबसे बड़े शायर, उर्दू के हुँ, ही नहीं बल्कि अगर कहें कि हिंदुस्तानी शायरी में हुँ, के नुमाइंदा मैं उनको कहता हूँ कि हुँ, हिंदुस्तानी हुँ, अदब के अगर जो बिल्कुल, सबसे बड़े नुमाइंदा हैं वो गालिब हैं। बिल्कुल। तो आप वर्ल्ड लिटरेचर में उनको रख सकते हैं और उनके तराजिम भी दुनिया की बहुत बेशक। सारी ज़बानी में हुए हैं। इसका सबूत है कि वो हुँ, बड़े शायर हैं हुँ, हुँ, उर्दू के। और वो आम के इतने शौकीन थे बल्कि आशिक़ थे हुँ, हुँ, कि आम के बारे में उन्होंने अपने खुतूत में भी ज़िक्र किया है, आम गुफ्तगू हुँ, में भी वो उसका बहुत सराहते थे। और हुँ, उनकी जो आम के बारे में वो कहते थे कि भई आम खूब हों और मीठे हों। जी, खूब तो हो और बहुत सारे हों। हमारे यहाँ आम भी का ज़िक्र हो और गालिब की बात ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उस मसनवी के जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे, उसके ताल्लुक से एक ख़ास किस्सा आपने कोट किया है अपने आमनामे में। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के लिए भी आप वो बता दें। हाँ, वो किस्सा ये था कि उन्होंने शहज़ादा जो शायर भी थे, उनके बहादुर शाह ज़फ़र के चौथे बेटे,
क्या नाम था उनका, जो चौथे बेटे थे वो शायर भी थे। जी। तो उन्होंने आम का एक तोहफा, उनको आम का एक टुकड़ा भेजा था उनको। तो ये असल में एक एक्नॉलेजमेंट था गालिब की तरफ से, उनका शुक्रिया कहने का ये अंदाज था कि ये 33 अशार में उन्होंने ये मसनवी कह दी। उनका नाम मिर्ज़ा फ़खरू जी, मिर्ज़ा फ़खरू थे जो उनके बादशाह जफ़र के चौथे बेटे थे। उनकी तरफ से ये तोहफा जब आम का उनको मिला तो उन्होंने ये 33 अशार जो थे मसनवी दर सिफत अम्बा के जी। उन्वान से ये मसनवी कही। तो एक तरह से ये शुक्रियानामा था उनके लिए गालिब की तरफ से। जी, बिल्कुल। तो मैंने ये भी सुना कि आम का एक सबसे पुराना, तकरीबन 300 साल पुराना दरख्त है हिंदुस्तान में, जो आज भी फल दे रहा है। क्या ये वाक़ई में सच है सर, हाँ, आपने? देखिए जब मैंने वो रिपोर्ट किया था, आमनामा में ये बात कही थी, हुँ, हुँ। तब 2020 तक यानी मैंने भी उसको देखा नहीं था, मैंने उसको हुँ, पढ़ा था उसके बारे में, और था कि वो फल दे रहा है। हुँ। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ मेरे कस्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, ज़िला मेरठ का एक आ, आमों का एक कस्बा है शाहजहाँपुर के नाम से, जो ज़िला जी। मेरठ मेरठ का आखिरी कस्बा है उत्तर प्रदेश में। और हुँ, हुँ। यहाँ पे, यहाँ की जो ज़मीन है, काश्त की ज़मीन है, उसका तकरीबन 95% हिस्से पर सिर्फ आम ही है, और जी। 5% में दूसरे फल उसमें हैं, लीची है, नाशपाती है, आड़ू वगैरह, ये हुँ, हुँ। दूसरे फल उसमें हैं। यहाँ कोई ज़मीन का खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे वो खाली हो, उसमें वहाँ कोई फलदार दरख्त ना लगा हो। हुँ, तो हुँ। इस लिहाज से मेरा गाँव या मेरा कस्बा शाहजहाँपुर जो है, वो मैं समझता हूँ, और शायद बहुत हद तक सही है ये बात, कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वाहिद कस्बा है जहाँ के इतने बड़े रकबे पे सिर्फ आम है, जी। आम के फल हैं, और हुँ, मुख्तलिफ अक़साम है। मुझे हुँ, याद हुँ। है सन 1994 में हमने एक नुमाइश की थी, एक सेमिनार भी था उसमें। हुँ, तो उस हुँ। वक़्त हमने 460 किस्में जो आम की वहाँ पे नुमाइश में हुँ, रखी थी, जो हमारे गाँव से थी। हुँ, तो हुँ। अब ज़ाहिर है जो तिजारत कमर्शलाइज़ेशन का ज़ोर है, तो सिर्फ़ वो हुँ, किस्में काश्त की जा रही हैं जो मार्केट में हैं, जो बाज़ार में ज़्यादा हुँ, दाम हुँ। देती हैं। तो हुँ, वो हुँ। अक़साम जो शौकिया लोग लगाते थे, वो कम होती जा रही हैं, और इस तरफ हमारी फ़िक्र भी है, और सरकार हमारा ये है कि हम उन अक़साम को बचाएँ, और इस हुँ, हुँ। तरह इसके लिए बाकायदा हम यानी एक तरह का विक्टरिंग के ताल्लुक से बातें करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, और उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये किस्म अगर मर गई तो फिर दोबारा वो क्रिएट नहीं होगी। तो उनके बिल्कुल। जो इस तरह की जो एक्सटिंक्ट होने वाली वैराइटीज़ हैं, या एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनके हम कलमकारी कर रहे हैं, उनके ग्राफ्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है। जी। तो आम वैसे तो एक ग्लोबल फ्रूट है सर, लेकिन क्या इसकी बुनियाद, इसकी जड़ें क्या हिंदुस्तान से, मतलब यहाँ से इसकी ओरिजिन है? मैं इस पर आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए ये ग्लोबल ज़रूर है, यानी ग्लोबल इन द हुँ। सेंस कि ये इवन हालांकि यूरोप में नहीं होता, लेकिन यूरोप का एक स्पेन में एक सूबा है, वहाँ पे जी। आम होता है। वहाँ का मौसम ज़रा सा हमारे जैसा गर्म थोड़ा है, हुँ, ट्रॉपिकल हुँ। है वो एरिया, तो वहाँ पे हुँ, आम हुँ। होता है। हुँ, लेकिन हुँ। बाकी यूरोप के ममालिक में तो आम होता नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत होता है, अमेरिका, या इधर जो आपका वो है फ्लोरिडा वगैरह की रियासत, वहाँ पे आम होते हैं। हुँ, और हुँ। आपके ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ असल में ये है घर उसका। हुँ, और हुँ। अगर देखा जाए तो आम हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया में गया है। जी। पूरी दुनिया को सिर्फ 400 साल हुए हैं कि आम से उनका तारुफ हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे यहाँ बाकायदा आम की काश्त की रिवायत 4,500 साल पर फैली हुई है। जी। और यही नहीं, यहाँ की जब आप बात करते हैं, आम क्योंकि हमारी मिट्टी से पैदा हुआ फल है, हमारा फल है, ये साउथ जो हमारा इलाका है आपका जनूब मशरकी ये हिस्सा हुँ, जहाँ हुँ। पे असम, मेघालय, और ये हुँ, हुँ। नीचे आपके म्यांमार वगैरह तक चला गया है, वो रीजन है जहाँ पे आम के की तारीख और आम के शवाहिद जो हैं तकरीबन 6 करोड़ साल पहले मिले हैं। यानी वहाँ पे कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं हुँ, जिसकी हुँ। उम्र बताई जाती है 2.5-3 करोड़ से लेके वो 6 हुँ, करोड़ हुँ। साल तक। यानी इस इतने वक्त पे पहले यहाँ पे आम के
आम रहा था, इसकी मौजूदगी दर्ज हुई। तो उनके फॉसिल्स मिले हैं, उनके निशानात पत्थरों पे और उस पे वो दर्ज हैं। तो उनके जो माहिरीन अर्जियात जो हैं, उन्होंने इस बात का यानी उसको सबूत माना है कि वो आम खालिस हिंदुस्तानी फल है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान को द लैंड ऑफ मैंगोज, आमों की धरती कहा जाता है। चलिए, ये तो मालूम हुआ कि ये कितना कदीम फल है, लेकिन इसकी कितनी अक़साम है, जरा इस पर भी रोशनी डाल देते तो। हाँ, इस पे बात करते हैं। ये देखिए, आम जो जो हमारे यहाँ पैदा होता है, दो तरह के मुल्कों में आम पैदा हो रहे हैं। जैसे थाईलैंड वगैरह है, वहाँ पे दूसरी किस्म का आम होता है जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक सीड से पैदा होता है। हमारे यहाँ मोनो एम्ब्रियोनिक सीड से पैदा होता है। अब ये जरा टेक्निकल टर्म है, इसकी मैं वजाहत करता चलूँ। बिल्कुल। मोनो एम्ब्रियोनिक सीड वो होते हैं जिसमें एक एम्ब्रियो होता है जिस सीड के अंदर, यानी उस गुठली से जो हम बोएंगे, अगर फर्ज कीजिए हमने चौसा या दशहरी की गुठली बोई, या कर्नाटक का जो आपका बादामी है उसकी गुठली बोई, तो उससे बादामी का पेड़ नहीं उगेगा, उससे एक बिल्कुल अलग किस्म पैदा हो जाएगी। उस पे अच्छा। बादामी का कलम कारी करनी पड़ेगी, आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तब वो बादामी का पौधा बनेगा। तो इस तरह से हर गुठली, अगर फर्ज कीजिए एक पेड़ पे 500 आम आए और 500 गुठलियां हमने जमीन में लगाई और उससे 500 पेड़ पैदा हुए, तो आप समझिए कि 500 नई अक़साम पैदा हो गई। ये मोनोएम्ब्रियोनिक सीड्स का कमाल है। और जो पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड्स होते हैं, जो जिसे वहाँ पे आम जैसे थाईलैंड वगैरह में इधर पाया जाता है, उसमें ये होता है कि एक गुठली से कई पौधे आते हैं, और वो कई पौधे जो होते हैं उसमें से सिर्फ एक पौधा उससे मुख्तलिफ होता है अपने पेरेंट ट्री से, बाकी एग्जैक्टली वैसे ही क्लोन होते हैं उसके। यानी दशहरी अगर आपने बोया तो 5-6 दशहरी के पौधे बन जाएंगे उससे, लेकिन एक जो होगा वो हाइब्रिड होगा, वो अलग होगा। तो ये फर्क है। तो हमारे यहाँ जो आम है जिसको हम कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो ये मैंगीफेरा जो इंडिका ये स्पीशीज है, उसका वो पॉलीएम्ब्रियोनिक है, सॉरी मोनोएम्ब्रियोनिक है, और उसी से हर गुठली से, हर सीड से उसके एक मुख्तलिफ वैरायटी पैदा होती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, वैसे रिकॉर्ड पे तो ये कहा जाता है कि साहब 1100 वैरायटीज जो है वो नोन वैरायटीज हैं हिंदुस्तान की, कुछ लोग 1500 तक कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नंबर बहुत छोटा है इसके मुकाबले में। भाई, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं आम के, जितना पूरी दुनिया आम पैदा करती है उसका 50% हम पैदा कर रहे हैं। जी जी। और है ना, और उसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये रियासतें ऐसी हैं जो उनका हिस्सा काफी है उसमें, मैंगो के प्रोडक्शन में, आम की पैदावार में। तो इस लिहाज से वैरायटीज की जो बात कर रहे हैं कि कितनी वैरायटीज हिंदुस्तान के अंदर है, मैं कहूँगा उनकी तादाद हजारों में और हो सकता है लाखों में भी हो। हाँ, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि हर वैरायटी को, मतलब मैं अभी एक आम खा के बैठा हूँ जो मेरे बाग से आया था, और वो गुठली से पैदा हुआ एक वो था, और वो बड़ा खुश जायका, खुश रंग अंदर से गुदा है, मुझे वो पसंद आया। और मैं उसका नाम फर्ज कीजिए मेहर पसंद रख दूं, तो वो एक नई वैरायटी हो जाएगी, है ना। फिर उसके कटू बाद, फिर उसके ग्राफ्टिंग वगैरह से मैं उसके पौधे तैयार कर लूं, तो पूरी दुनिया में फिर वो मेहर पसंद के नाम से मशहूर हो जाएगा। या दूसरा आम, कोई आपको बादामी की कोई दूसरा मिल गया बादामी की उडली से, तो आप उसको सबिया पसंद उसका नाम रख दें, कुछ भी। तो ये नॉमेनक्लेचर जो होते हैं, जगह की वजह से होते हैं, उस आदमी की वजह से होता है जिसके बाग में वो पैदा हो रहा है, ये इस तरह से, या उसके जायके शायद ऐसा ही कुछ होगा इमाम पसंद आम के साथ भी। मैंने इमाम पसंद नाम बहुत जी। देखा और हाँ, खाया इमाम है। पसंद यहाँ आपकी स्टेट में भी होता है, और इधर जी आंध्रा वगैरह में और तमिलनाडु में भी होता है, जी। इमाम पसंद जी होता है। तो तो ऐसा ही कोई किस्सा जुड़ा होगा उसके साथ भी। जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ। या जैसे देखिए, एक आम है जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, बिहार में और यूपी में बहुत होता है, और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे मीठा आम जो है वो चौसा होता है। अच्छा। हाँ, और चौसे का किस्सा ये है कि 1500, कौसा बिहार की पैदावार है बिहार ना? की पैदावार है, लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। बिहार में अभी मेरे एक दोस्त गए कुछ दिन पहले, वो चौसा जगह है जो बक्सर जिले में आती है, और वहां से 10 किलोमीटर के अंदर एक गांव है। जी जी। यहाँ पे शेरशाह सूरी और इनका हुमायूं की वो हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो फतेह थे, और उन्होंने अपने फतेह का जश्न मनाया था। उस वक्त उसका, इस आम का, जिसको चौसा का नाम दे दिया उन्होंने,
तो उसका डेजर्ट बना था, उसके लिए एक मीठा पकवान वहाँ पे बना, पुलाव या जर्दा जो बनाया गया। बिल्कुल। तो ये वो आम था कि शेरशाह सूरी ने इसको कहा कि भाई ये चौसे का आम है तो चौसे ही कह दो इसको, आम को, जी। ये नाम, ये किस्सा है। अब किस्सा तो ये ठीक है, बहुत जगह हमने पढ़ा है और सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे दोस्त वहां पे पहुंचे उस जगह पे चौसा में, तो चौसा में आज की तारीख में एक भी आदमी उनको ऐसा नहीं मिला कि जो चौसे के नाम से वाकिफ हो, यानी चौसा आम से वाकिफ हो। वो कहता नहीं, हाँ ये बड़ी अजीब बात है कि वहां आम का कोई दरख्त नहीं है। तो ये यूपी में और बिहार में इसको कल्टीवेट किया गया, उसकी कलमकारी की गई, है ना। तो यहाँ पे प्रमोट हुआ वो, और अब वो अच्छा। हमारे वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा लीडिंग आम है। इसी तरह एक और आम है जिसपे बड़ा कजिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रहता है, वो उसका नाम है रटौल। अनवर रतौल जिसका नाम वो बताते हैं। अनवर रटौल कहते हैं, वो भी किस्सा मैं आपको बताता हूँ। रटौल यहाँ यूपी में पहले मेरठ जिले में एक गांव था, अब वो बागपत जिले में हो गया। बागपत पहले मेरठ की एक तहसील थी, तो बागपत जिले में अब आता है वो रटौल जो कस्बा है। वहां पे ये बात गालिबन नहीं, यकीनन जो विकिपीडिया में मैंने पढ़ी थी, वो 1905 में पहली मर्तबा वो दरख्त वहां पे लोकेट हुआ। और हुआ यूं था कि एक तालिब इल्म जो है वो 12वीं जमात का इम्तहान दे के अपने गांव वापस आ रहा था, और वहां उस पेड़ के नीचे एक पका हुआ आम पड़ा हुआ था। उसने वो आम उठाया और भूख लगी तो उसको खाना शुरू कर दिया। वो बड़ा टेस्टी था, बहुत टेस्टी आम था। तो आने के बाद उस तालिब इल्म ने फैसला ये किया कि भाई अब मैं तो इसकी यही आम पैदा करूंगा। तो उसने उसके कदम लगाए, ये किया वो किया, और ये कि फिर यही वैरायटी जो है मेरठ के दूसरे कस्बों में पहुंच गई, जैसे मेरे कस्बे में आ गई, तो वहां पे उसके कलम तैयार किए जाने लगे। हमारे कस्बे में बहुत रटौल होता था, तो ये रटौल आम कहलाया। और यही वो आम है जो 1935 में हमारे अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे वो नवाब छतारी, नवाब अहमद जी। सईद खान, नवाब जी। अहमद सईद खान छतारी, वो 1935 में इस आम को लंदन की एक नुमाइश में, जो फलों की एक नुमाइश हो रही थी, वहां पे लेके गए थे। और वहां अच्छा। इस आम को किंग ऑफ द फ्रूट्स कहा गया, यानी पहला इनाम मिला। और रटौल को किंग ऑफ फ्रूट्स यानी शहंशाह इसमार उसको कहा गया। तो ये रटौल का किस्सा है। अच्छा, अनवर रटौल ये कैसे हुआ? यहाँ से माइग्रेट करके जो अनवारुल हक साहब थे, उनके बच्चे बच्चे वहां गए, कुछ बच्चे उधर चले गए। अनवारुल हक वहीं के रहने वाले थे, रटौल के, और उन्हीं के बाग में ये आम वाम का सिलसिला था। और फिर उसके बाद तो वो कुछ कलम यहाँ से ले गए, तो उन्होंने भावलपुर में, मुल्तान में, वहां पे जाके वो कलम लगा दिए। अब उन पे फल आए, तो वहाँ उनके जो भतीजे गए थे, उन्होंने अपने चचा के नाम पे, या उनके शायद बेटे गए थे, तो उन्होंने उसको अनवार रटौल कहा। अब वो अच्छा। अनवार रटौल से अनवर रटौल हो गया। हम्म। हम्म। 81 की बात है गलिबन, जब वहाँ के सदर, पाकिस्तान के सदर जी। जी। जनरल जियाउल हक ने मैं एक इसको तोहफा, आपसे पूछना चाह रही थी कि इंदिरा गांधी का और जियाउल हक का एक किस्सा है इस मामले में, तो। हाँ, तो उन्होंने आम भेजे पाकिस्तान के, ये कह के कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन आम है। मिसेस हम्म। गांधी ने वो आम खाया, और जाहिर है वो बहुत टेस्टी आम था। तो बिल्कुल। उन्होंने प्रेस में कोई बयान दे दिया, लोगों ने पूछा कि जी क्या है साहब, वो पाकिस्तान का बेहतरीन आम था जो उन्होंने मुझे भेजा है। अब ये हम्म। बयान टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में छप गया। तो यहाँ हम्म। हमारे एक दोस्त होते थे, मरहूम, अभी उनका साल भर पहले ही इंतकाल हुआ है, मेराजुद्दीन अहमद, जी। डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद। हम्म। वो, और वहाँ वो रटौल के ही रहने वाले थे, लेकिन मेरठ में उनका घर था, तो वहाँ से उन्होंने एक डेलीगेशन रटौल के किसानों का वो लेके इंदिरा गांधी के पास पहुंच गए, और उनसे कहा कि मैडम ये आम जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान का आम आपको उन्होंने भेजा है, वो बाकायदा कुछ बॉक्सेस लेके गए कि ये असली रटौल है, और यहीं से, अच्छा। हाँ, तो ये जियाउल हक साहब को भिजवा दीजिए कि भाई असली तो हमारे पास है, आपके पास उसकी नकल है। तो ये किस्सा हुआ था। अच्छा। अच्छा, ये तो हुआ अनवर रटौल और चौसा के बारे में आपने कहा। जी जी, कर्नाटक और खुसूसन बेंगलुरु के आमों में तोतापुरी, रसपुरी, नीलम वगैरह के अलावा जो आम बादामी एक बड़ा मशहूर आम नहीं, है वो आपका। मल्लिका के नाम से यहाँ पे एक आम मिलता है, कौन मल्लिका सा? के नाम से। मल्लिका, मलिका, मल्लिका। जी जी, हाँ। मलिका, हाँ। जी।
तो ये शायद दशहरी और सुनने में आया है कि दशहरी और नीलम की ग्राफ्टिंग से देखिए की ये पैदावार। जितने जो भी आम हुए, जैसे आम्रपाली है, हम्म, तो ये नीलम एक आम उसमें है, जो ये जी। पूसा इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा इंडियन क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, हम्म, IRI, और जिसको हम पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, और वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मातहत काम करता है। इस तरह हम्म, बैंगलोर में भी एक उनका इदारा है जो फ्रूट से मुतालिक रिसर्च करता है। एक बड़ा इदारा CISH लखनऊ में है, हम्म, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल क्या है, हॉर्टिकल्चर। तो हम्म, ये इदारे हैं, तीन बड़े इदारे, बेंगलोर में भी एक इदारा है, और हम्म, एक हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और हम्म, सॉरी यहाँ लखनऊ में CISH है। जी। यहाँ से दशहरी नीलम का क्रॉस हुआ है, हम्म, नीलम और सेंसेशन के क्रॉस हुए हैं, है ना। हम्म, और इसी तरह से उसमें आम्रपाली सबसे पहला आम निकला था, फिर मलिका हुआ, फिर अरुणी का अब आया है, और एक हम्म, 10-12 बल्कि 15-16 वैरायटीज जो है, ये नई वैरायटीज हैं जो हमारे यहाँ से निकली हैं, जो हमारे और ये बहुत यहाँ। टेस्टी भी होता है, बगैर रेशे के होता है, और हाँ, इसकी और बीज गुदा इतनी बहुत पतली होती है। खूबसूरत होता है, और जी जी स्किन भी हाँ, पतली होती है, और हाँ। खाने में अच्छा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन आमों को एक्सेप्टेंस किसान के जरिए इसलिए नहीं मिल पा रहा कि हम्म, उनको उसके पौधे नहीं मिल पाते। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने पैदा वो करेगा। कोशिश हम्म, ये हो रही है अब सरकार की सतह पर कि उनको, प्राइवेट नर्सरी मैन को, उनको हम्म, ये इख्तियार दिया जाए कि भाई आप भी इनके कलम तैयार करें, मगर वो हम्म, सर्टिफाइड होने चाहिए, और यानी उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, हम्म। ताकि किसानों तक, जो नए हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उन तक वो ज़्यादा तादाद में पहुंच सके, और उनकी काश्त यानी एक रीजनेबल एरिया पे की जा सके। तो एक हम्म। नई वेराइटीज, और वाकई ज़रूरत है। तो एक और आम मिलता है जिसकी चटनी खास तौर पे बनाई जाती है, ऑमलेट का, उसका नाम ऑमलेट है। इसकी क्या अच्छा, तफसील है? हाँ। बहुत आमलेट के खासा बारे में बड़ा मैंने आम नहीं होता सुना है है। वो। देखिए, मेरा जो मुताला या मेरी जो मालूमात, क्योंकि मैं हम्म, नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ, तो जाहिर है जो हमारे आसपास के आम हैं उनसे मेरी वाकफियत है। और बाकी आमों के बारे में, अब जैसे ये आपका आंध्रा का आम है, बैंगनपल्ली जिसको कहते हैं, या हम्म। बेनिशान जिसको कहते हैं, आपके सफेदा यहाँ भी भी होता जिसको कहते हैं, शायद सफेदा। है। हाँ, सफेदा यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन हम्म, असली नाम उसका बेनिशान है, और या हम्म, बैंगनपल्ली। तो दो नामों से वो मशहूर है इधर आपकी रियासतों में, आपकी हम्म। कर्नाटक में और आंध्रा में। तो वो लेकिन उसका सफेदा आम जो होता है उसका जायका इतना मीठा नहीं, जब तक उसकी एक खास थोड़ी तुलसी वैरायटी। होती है। जब बिल्कुल जून का आखिर होता है तब वो बड़ा मीठा हो जाता है। हाँ, हाँ। हाँ, शुरू में, जी। यानी वो चलने लगता मार्च में, हमारे हम्म, बाजारों में आ जाता है मार्च में। और जब हम शुरू में खाते हैं तो बहुत खट्टा होता है, यानी खाना मुश्किल होता है। लेकिन जी। थोड़ा सा वक्त गुजर जाए, मई के आखिर या जून तक, वो बहुत मीठा और बड़ा खुशदायक आम हो जाता है। हम्म। इसी तरह एक आम्रपाली का भी, मैं इसी बातचीत को जारी रखते हुए एक बीच में एक किस्सा सुनना चाह रही हूँ आपसे। आम्रपाली का भी एक बेहतरीन, मतलब एक दिलचस्प किस्सा है वहां पे, तो आप हमारे नाजरीन को ये जरा सुना दें मेहरबान आम्रपाली करके। के सिलसिले से मुझे वो किस्सा याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये एक हाइब्रिड है जो पूसा इंस्टीट्यूट ने तैयार किया। हमारे यहाँ उसके पेड़ हैं, मेरे घर में भी एक पेड़ लगा हुआ है, और बड़ा आम्रपाली का वो जो उन्होंने बुद्धा से कुछ कनेक्शन है, वो वहां हाँ, पे उस। आम्रपाली, राइट, आपने याद जी, दिलाया। जी, देखिए, जी। हमारी इसमें आम एक महज एक फल नहीं है, ये एक मुकद्दस रिवायत है। एक हमारी, एक जो इसको कहते हैं कि हेरिटेज है, एक हमारी, यानी उस तरह की विरासत है, जी, हिंदुस्तानी बिल्कुल। विरासत है ना। तो ये आम्रपाली का किस्सा ये था कि आम्रपाली जो थी, एक उनकी बुद्ध, महात्मा बुद्ध की एक फैन थी, एक भक्त थी उनकी, और वो रक्कासा थी, और उनका एक बाग था। अच्छा, वैसे आम्रपाली, जैसे अब आप इसको, जिसको कहते हैं संधि विच्छेद करें, तो उसका मतलब ये होता है, आम्र संस्कृत का लफ्ज है आम के लिए, और पाली से मुराद पालने वाला, यानी आम को पालने वाली, जी, वो जी। आम्रपाली हुआ। तो आम्रपाली ने, उसका एक बाग था, तो उसने अकीदत में वो बाग महात्मा गौतम बुद्ध को तोहफे में दे दिया, और उसमें बैठकर महात्मा बुद्ध अपना ध्यान और वो करते थे, और वहां पे आराम करते थे उस बाग में।
ये वहाँ का उनका मानना है बुद्ध मजहब का। और रिवायत के मुताबिक ये भी है कि ये इल्म का भी एक सिंबल, एक मेटाफर बनता है, और ये कि खुशहाली का भी एक मेटाफर है। इसी तरह जैन मजहब में भी इस तरह इसकी मैं रिवायत है। उसी किस्से को थोड़ा और तफसील से सुनना चाहूंगी। मैंने ये भी सुना है कि वो आम्रपाली जो लड़की थी, वो नगर वधु कुछ थी, कुछ ऐसा था। बाद में उन्होंने जो है उनका रिटर्न टू बुद्धिज्म हुआ, कुछ हाँ ऐसा। हाँ बिल्कुल। उनका जो वो थी, बैकग्राउंड हम्म, ऐसी थी हम्म, कि वो आपने सही फरमाया कि वो उनके बारे में यही है कि वो नगर वधु थी, और फिर उसके बाद में वो बुद्ध की भक्त हो गई। और बहरहाल उस अकीदत में उन्होंने वो अपना आम का बाग था, वो उनको बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को तोहफे में दिया। हम्म, तो ये आम्रपाली से मुतालिक एक यानी ओरल हिस्ट्री का हिस्सा है। जी, अब कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी, बहरहाल जी, है, जी, दर्ज है किताबों में। जी, जी। आमों की अक़साम भी क्या उर्दू शायरी की अक़साम की तरह ही आपको लगती हैं, या क्या? आप इस पे क्या कहना हाँ नहीं चाहते बिल्कुल, हैं? और तो शायरी की जो किस्में हैं वो तो जाहिर है आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि भाई वो बड़ी महदूद हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जी, अब जी। नई किस्में हम तैयार कर रहे हैं कि हम हाइकू कह रहे हैं, हम जापानीज उसका भी शायरी का हुँ, उसमें उस तरह के फॉर्म्स जो हैं हुँ, हम अपना रहे हैं। हमने दोहे भी अपना लिए। हमने हुँ, ज़ाहिर है मसनवी का जैसे पहले ज़िक्र आया था, वो एक मसनवी की एक तवील रिवायत होती है कि एक ही किस्सा होता है, और हुँ, हर शेर जो होता है वो अलग काफ़िए और रदीफ के साथ होता है, लेकिन हुँ, कहानी एक ही रहती है। इस तरह से एक मंजूम कहानी का नाम मसनवी होता है। बाकी गज़ल, बुनियादी तौर पे गज़ल ही उर्दू का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है, और उसी की वजह से उर्दू के बारे में मुझे तो यकीन है, बाकी लोगों को शुबा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गज़ल जो है उर्दू को हमेशा ज़िंदा रखेगी। ये मरने हुँ, वाली ज़बान नहीं है, ये हुँ, कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आमों के ताल्लुक भी ये है कि भई जब तक हिंदुस्तान है तब तक आम है, और हम ये जैसे अल्लामा इक़बाल ने कहा कि पूरा ज़माना और दौर हमारा मुखालिफ रहा, उसके बावजूद भी हमारी हस्ती नहीं मिटी। तो हुँ, इसी तरह हिंदुस्तान और आम की हस्ती मिटने वाली नहीं है, ये हमेशा हुँ, के लिए है, हमेशा रहेगी। हुँ। आम का मौसम तकरीबन करीबुल ख़त्म है। जी। अब इस मौसम में सबसे बेहतरीन आम कौन-सा होगा? यहाँ चौसा मैंने जैसा पहले ज़िक्र किया, ये हाँ, आखिरी आम होते हैं, चौसा। हाँ, हाँ। यहाँ और पे नीलम होता है। आपके यहाँ? आप हाँ, यहाँ पे नीलम होता है। जब हाँ, नीलम नीलम आता है। मैंने खाया, नीलम बहुत खुश जायका आम है, बहुत उम्दा आम है। और देखिए मैं यहाँ आपको ये कलमकारी की बात हुई ना, जो मैंने बताया कि यहाँ इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं तब वो वैरायटी कायम रहती है। हुँ, उसका किस्सा सुन लीजिए कि ग्राफ्टिंग जो थी ये किस्सा 15वीं 16वीं सदी का है। एक अच्छा। गवर्नर था जो पोर्चुगीज गवर्नर था, जिसका नाम हुँ, था अल्फांसो दो अल्बुकर्की। अल्बुकर्क जी। अल्बुकर्की, तो ये साहब 1515 में उनका इंतकाल होता, यानी 15वीं या 16वीं सदी के ये वो हैं। ये पहले गोवा में जो पुर्तगालियों का एक मतलब हुकूमत सी कायम हुई, तो ये उसके यानी प्रिंस थे, या उसके यानी बादशाह या कह लीजिए उनको, के हुँ, गवर्नर थे अजमेर। हुँ, तो इन्होंने, ये पहला आदमी था जिसने अल्फांसो दरियाफ्त किया, वहाँ जी। आम देखा, खाया, गोवा में हुँ, पैदा हो रहा था वो, और उसको उसने अपने नाम से मंसूब कर दिया, है ना? जी। जी, और अल्फोंसो आम। हुँ, अल्फांसो, अब ये हुँ, हापुस के नाम से भी है अल्फांसो, जी। महाराष्ट्र में भी होता है, और रत्नागिरी के अल्फोंसो बहुत मशहूर हैं। रत्नागिरी के सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन जी। महाराष्ट्र और इवन गुजरात में भी होता है। हुँ, तो ये ग्राफ्टिंग की टेक्निक पुर्तगालियों को आती थी। ये हुँ, पहली मर्तबा जहांगीर वगैरह के दौर में हुँ, पुर्तगालियों ने से इसकी टेक्निक जो थी मुगलों ने हुँ, सीखी, और इसके ऊपर एक दाराशिकों के नाम से वो मंसूब है, वो एक मैन्युस्क्रिप्ट हुँ, उसका था कि क्या थी, दर फन्ने फलाहत, हाँ, नुस्खा दर फन्ने फलाहत। ये एक अच्छा। मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये 7वीं सदी की एक मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हुँ, एग्रीकल्चर के ऊपर उसकी तफसीलात है, और उसमें
ये थोड़ी हॉर्टिकल्चर भी आती है और ये ग्राफ्टिंग का भी मजमून आता है। तो मुगलों ने ग्राफ्टिंग सीखी पोर्चुगीज से, और उस पे भी अभी एक रिसर्च के यहाँ के एक इंस्टीट्यूट के पंतनगर के एक साहब का कहना यह है कि दर हकीकत वहाँ महाबत खां एक साहब होते थे जो कैसे बसादार थे, और तो उसने ये नुस्खा यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे उसने वो नुस्खा फारसी में लिखा था, और नाम हुआ ये शहजादे दारा शिकोह के। तो अब वो गूगल आप करेंगे तो दारा शिकोह के नाम से ही आएगा, महाबत खां का नाम नहीं आता। घोस्ट राइटिंग आप जानती हैं, आपने भी की होगी, मैंने भी तकरीबन 30-35 साल सरकारी नौकरी में रहा हूँ, तो घोस्ट राइटिंग करनी पड़ती है कि कभी डायरेक्टर के नाम से, कभी वजीर के नाम से, कभी एमपी के नाम से तकरीरें ये सब हम लोग लिखते हैं, और वो हमारी ड्यूटी का हिस्सा होता है। तो उसमें कोई इसी तरह हो सकता है महाबत खां ने वो कंपाइल किया हो और शहजादे को उसने तोहफतन दिया और वो नुस्खा उनका नाम से वो मशहूर हो गया। अच्छा, अब देखिए एक मुगलों की सरपरस्ती, मुगलों से पहले ये हमारे किंग अशोक हुए। अशोक ने यानी रास्तों के दोनों तरफ आमों के पेड़ लगवाए और वहीं पे अमरैयां लगाई बराबर, कहीं कहीं लगवा दी। तो वो जानवर और ट्रेवलर्स जो मुसाफिर होते थे या जानवर वहाँ पे होते थे उनके लिए साया, और ये कि थोड़ा बहुत अगर फल का जमाना है तो वो फल भी खाते थे। तो ये अशोक का हमें मिलता है कि उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। लेकिन मुगलों ने जितना प्रमोट किया है आम को हिंदुस्तान में, उसका एक मिसाल तो दरभंगा बिहार के करीब अकबर द ग्रेट ने 1 लाख पेड़ों का आम का बाग लगाया था। 1 लाख जी। तो वो लक्खी बाग के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद में शाहजहां ने भी बाग लगवाए, उसके बाद में इन लोगों ने भी लगवाए। और हाँ, कलमी बात, मैं ग्राफ्टिंग की बात कर रहा था, तो कलमी आम का जो पहला बाग था वो जहांगीर के दौर में लगा, और वो लगा वेस्टर्न यूपी में, यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे, बल्कि और कम, एक कस्बा है कैराना, और उर्दू के काफी लोग वहाँ कैराना से हुए। तनवीर अहमद तलवी साहब वहीं के रहने वाले थे, और भी बहुत सारे लोग। तो पहले वो मुजफ्फरनगर जिले में आता था, वो शामली जिले में आता है, एक शामली यहाँ पे वेस्टर्न यूपी का एक जिला है। तो वहां पे सबसे पहला कलमी आमों का बाग सन 1618 में लगाया गया, और लगाने वाले कौन साहब थे? जहांगीर के बचपन के यानी लंगोटिया दोस्त जिसको कहते हैं, उनका नाम था मुकर्रब खां। वो जी, मुकर्रब खां। और मुकर्रब खां जो थे वो अवध और गुजरात, 2 रियासतों के उस जमाने के गवर्नर भी थे। और इसकी डिस्कवरी यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री के तालिब इल्म थे सलीम अहमद, जो कैराना के रहने वाले थे। ये उनका यानी रिसर्च का हिस्सा था जो मैंने आपको कोट किया, और उनके सुपरवाइजर अली नदीम रजवी साहब ने ये मुझे बाकायदा रिकॉर्ड पे बताया, जो हमने शायद आमना में भी उसका हवाला दिया। तो ये पहला बाग था, और यही वो बाग था जहाँ जहांगीर 2 मरतबा अपनी फैमिली के साथ आता है और वहाँ क़याम करता है आम के ज़माने में। और उसके बारे में अपने मेमोइर्स में भी उन्होंने लिखा है, जहांगीर ने उसका हवाला दिया। अच्छा, आम की तासीर जो है गरम बताई जाती है, और अमूमन ये सजेस्ट किया जाता है कि आम जब खाएं तो 1 कप दूध जरूर पी लिया करें। क्या वाकई इसकी कोई हकीकत है? देखिए, अब ये तासीर वाला मामला जो है, हमारे जो रिवायती तरीक़ा तिब हैं, जिसमें यूनानी तिब है, आयुर्वेद है, तो आप इससे भी जुड़े हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक ज़रूरी सवाल इसमें पूछूं। वो बिल्कुल सही बात है कि वो उसकी तासीर गर्म बताते हैं, और लेकिन आम के साथ आप जामुन खाइए तो ज़ूद हज़म हो जाता है। जी। वो भी बताते हैं। आम के सीजन के साथ ही जामुन का सीजन भी शुरू हो जाता है। ये कुदरत का एक अजीब वो है कि अगर निज़ाम है। इससे शुगर स्पाइक होती है, अव्वल तो अब डॉक्टर्स ये कहते हैं, एक मॉडर्न डॉक्टर हैं बंगाली, उनका कहना है कि आम से शुगर स्पाइक नहीं होती, लेकिन आम अगर आप गलत वक्त पे खाएंगे तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि आप नाश्ते के वक्त खाली पेट जो आम खाइए और खूब खाइए, और इसमें गैप दीजिए। 8 से 9 के बीच में आप आम खाइए, और 12 बजे तक कुछ मत खाइए। उसके बाद अपना रेगुलर खाना खाइए, तो आपके ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये एक मॉडर्न डॉक्टर का उनका बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है, और वो इस पे करते हैं कि
फलों को अगर आप खाने के बाद फल खाएंगे, जो मैं भी खाता हूँ, जो ज्यादातर लोग एक डेजर्ट के तौर पे उसको खाते हैं, तब वो थोड़ा स्पाइक उसका असर पड़ता है। लेकिन डायबिटीज चूंकि आज के जमाने में बहुत आम हो चुकी है, तो ये एक नई इत्तला रहेगी हमारे नाजरीन के लिए भी कि इस वक्त से इस वक्त तक खाएं और शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं। तो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कोट कर रहा हूँ एक डॉक्टर को, और यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं उनके। हाँ, बहुत सारे वो हैं, और वो बाकायदा एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं वो इसी तरीके से। बहुत कारामद इत्तला रहेगी अगर ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस तरह जो अगर वो आम खाना चाहें तो सुबह नाश्ते में खाएं खाली पेट, और उसके बाद में 12 बजे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद अपना रेगुलर लंच, सैलड कुछ खाएं, कुछ अपना रोटी दाल सब्जी खाएं, या जो कुछ भी वो खाते हैं। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मुमकिन हो तो आम पर चंद अशार हमारे नाज़रीन के लिए सुना लें। देखिए, मैंने गालिब का तो आपको सुना दिया। मैं यहाँ पे अमीर खुसरो से शुरू करना चाहूँगा। अमीर खुसरो साहब ने उसको नफ्स तरीन मेवा हिंदुस्तान कहा है आम को। 13वीं सदी के उर्दू के और हिंदी के और सितार के और मौसीकी के बानी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कई मुकन्नियाँ भी लिखी हैं आम के ताल्लुक से। एक वो निकली है, अब नफ्स तरीन मेवा हिंदुस्तान का मतलब ये कि सबसे उम्दा हिंदुस्तान का फल जो है वो आम है। ये हज़रत अमीर खुसरो ने बाकायदा उनके उनको लिखा है उन्होंने। अब एक उनकी क्या मुकन्नी है कि मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम। कहता है कि मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, वाह खातिर वाह खातिर में खर्ची दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। ये एक डायलॉग है दो फीमेल फ्रेंड्स के बीच में। इसके अलावा देखिए, आम के ऊपर गालिब के अलावा अकबर इलाहाबादी ने एक वो अपना पूरा 4-5 शेर, अपने एक दोस्त थे उनके, एक उनके दोस्त को उन्होंने खत लिखा, मंजूम खत है जो आमनामा के नाम से वो काफ़ी मशहूर हो गया। और उसमें उन्होंने वो लिखा कि मुझे इस वक्त में जो भेजिए तो सिर्फ फ़कत आम भेजिए। और क्या था वो कि मैं लिख के बताता हूँ, मैंने लिखा है। तो आमनामे के नाम से है उनका कि अगर चाहे पुख्ता तो 10 खाम भेजिए। इस तरह का उनका एक बहुत यूट्यूब वगैरह पे वो पूरा मशहूर है। एक और हमारे ज़माने में जो आम के ऊपर एक जो ज़्यादा उम्दा एक नज़्म कही है, वो सागर खयामी साहब ने कही है। जी बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रही थी, सागर साहब की नज़्म। सागर साहब की नज़्म है। और एक और खातून है जिन्होंने उस पे एक नज़्म कही हमारे, हाँ, वो कहते हैं कि उनके 2 शेर सुन लीजिए कि जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। अब ये इस शेर से शुरू होती है, और फिर आखिर में उनका एक शेर है जो आखिरी शेर है इस उनके आम का सेहरा के उन्वान से ये नज़्म है। कहते हैं कि फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। बिल्कुल, तो ये उनका वो है। बहुत खूब। ऐसी एक खातून है हिना रिजवी हैदर, जो लखनऊ की हैं, और बहरहाल उनकी एक नज़्म अभी जो काफ़ी वायरल हुई है, यूट्यूब पे काफ़ी सुनने को मिल रही है। उसके एक 2 शेर सुन लीजिए कि आम को बस नाम से ही आम कहते हैं जनाब, ये ऐन वाला आखिरी, आम को बस नाम से ही आम कहते हैं जनाब, वरना ऐसा खास है मिलता नहीं जिसका जवाब। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके बाद उनका दूसरा बिल्कुल आखिरी शेर उनका वो भी सुन लीजिए कि आम एक दस्तूर है, एक रस्म, एक त्योहार है। आम एक दस्तूर है, एक रस्म, एक त्योहार है, सब मनाते हैं ऐसे, ये फल नहीं है प्यार है। बहुत खूब, बहुत ही खूब।
सुहेल काकोरी एक लखनऊ के शायर हैं। उन्होंने तो बाकायदा आम नामा के उन्वान से एक मंजूम किताबचा लिखा है। जी तो उनका बाकायदा एक किताबचा है। और ये तो शायरी के ताल्लुक से एक मैं आपको, मंटो ने एक कहानी लिखी है इसके ऊपर आम के उन्वान जी से। बिल्कुल, हाँ। बहुत मशहूर कहानी है और आप जानती हैं कि उसमें कैसे एक शख्स जो रिटायर्ड मुंशी टाइप शख्स है और वो अपने जो बॉसेस रहे हैं उनको आम का तोहफा ले जाके देता बाजार से खरीद के। लेकिन वो कहता है ये कि मेरे बाग के आए थे सर, तो मैं आपके लिए ले आया। और जब वो मरता है बेचारा, उसके अपने एक बेटी है और एक बीवी है, वो आम नहीं खाती और वो खरीद के लाता अपनी पेंशन से, वो जाके देता है। और जब वो मरता है इत्तेफाक से, तो जिन साहब को वो आम के तोहफे दे रहा था, जो उनके सबसे बड़े साहब थे, वो उनकी मैयत में नहीं आते हैं और पैगाम भेज देते हैं कि वो एक मीटिंग में मसरूफ है। तो ये आम के उन्वान की कहानी है। ऐसे ही जी एक अबुल फजल सिद्दीकी हुए हैं, उन्होंने बड़ी एक तवील कहानी लिखी है। और जो देहात के उस पर लिखते हैं, मेरे ख्याल से मंटो तो शहर के अफसानेगार थे, अबुल फजल सिद्दीकी ने जितना लिखा है उसमें अक्सर उनकी तहरीरें देहात के पस मंज़र को दिखाती हैं। तो एक गुलाब खास एक आम की किस्म होती है, यानी खुश रंग आम होता है गुलाब खास। इस उन्वान से उन्होंने एक तवील कहानी लिखी है। तो वो उस कहानी को यहाँ सुनाने का मौका तो नहीं, लेकिन वो भी बड़ी अहम कहानी है और उसका अंग्रेजी में पेंगुइन से जो एंथोलॉजी वगैरह छपी उसमें भी वो शाया हुई है। तो ये नस्र का हिस्सा भी हो गया, नज़्म का हिस्सा हो गया। और आप आम के ताल्लुक से कुछ अगर पूछना चाहें तो। आम पर गुफ्तगू वैसे बहुत जायकेदार थी, लेकिन अभी वक्त के कमी के मद्देनजर हमें इसको रैप करना ही होगा। लेकिन ये गुफ्तगू हमारे चैनल के लिए भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल पे पहली दफा ये आम पर गुफ्तगू हुई है और आपका बहुत बहुत ही जो है सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे नाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही हमारे नाजरीन से ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि आपको ये गुफ्तगू अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत मैं बहुत मैं शुक्रिया। आप इससे पहले कि आप आखिरी बात कहें, मैं यहाँ ये जी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आम के बारे में मज़ीद तफ़सीलात देखना चाहें तो जी cineink.com पे सिनेइंक पॉडकास्ट जी जी पे जाएं और वहाँ पे आमनामा का आमनामा लिखें तो वहाँ की 10 किस्तें उस पे उनको मिल जाएंगी। हमारी और बिल्कुल परवेज़ आलम की तफसीली गुफ्तगू उसमें है, तो जी वो मज़ीद तफसीलात उसमें वहाँ पे उसकी ओरिजिन, यानी उसका नाम कहाँ से आया, ये आम आम या उपनिषद में, बिल्कुल वेद में और अलग अलग मुक़द्दस किताबों में क्या आम का जिक्र है, वो भी हमने टीच बिल्कुल किया। उसकी तिजारत, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें पहलू हैं जो हमने उस आमनामे में टच किए हैं। जी इसके साथ मैं आपका और आपके नाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी आपका सैर बहुत हासिल। शुक्रिया और नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तवज्जो से ये गुफ्तगू हमारी वो देखेंगे। हम पेश जी की शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।